तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कौन सा? नाम दिख रहा है अपने को, केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास का अपना चैप्टर है। और मेजॉरिटी जो ये चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ द चैप्टर बड़ा इजी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का चैप्टर है, तो बड़ा मज़ा भी आता है। कुछ कुछ है इसमें थोड़ा सा टिपिकल पार्ट, लेकिन वो भी देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के वैसे इजी चैप्टर में से ये आता है। ठीक है, वेटेज भी इसका ठीक रहता है। बोर्ड में बात करें तो उसमें भी अच्छा वेटेज रहता है, नीट में भी, जेई में भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, नीट में भी एक से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मोस्टली आता है लेकिन आ तो कहीं से भी सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, केमिकल काइनेटिक्स में तो काम आती है, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी में भी काम आती है। रेडियो एक्टिविटी वैसे तो अपने सिलेबस से हट गया है केमिस्ट्री के, लेकिन फिजिक्स में तो है। 12th क्लास में न्यूक्लियर चैप्टर, तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी आती है, तो पढ़ना तो है ही। यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, एक ही बात है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, इट इज़ द, क्या है केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट्स एंड मैकेनिज्म फॉलोड बाय रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर रेट यानी स्पीड के बारे में है। क्यों? इसका फायदा क्या है? क्योंकि अगर हमें रिएक्शन की रेट पता होगी, रेट यानी कि स्पीड, ठीक है, रिएक्शन की रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड पता होगी, तो हम ये निकाल सकते हैं कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। मतलब अगर हमें पता है रिएक्शन की स्पीड से चल रही है, तो हम एक बार ये निकाल पाएंगे कि हम रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। और अगर हमें किसी भी रिएक्शन को प्रैक्टिकली करना है, परफॉर्म करना है हमें प्रैक्टिकली लैब में, तो उसे करने से पहले हमें कम से कम ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि रिएक्शन कितनी देर के लिए करनी है। ठीक है, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक रफ आइडिया तो होना चाहिए। अगर हमें एग्जैक्टली ना भी पता हो, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपने को बस लैब में रिएक्शन बस करके उसे छोड़ देना है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब रिएक्शन चालू कर दो और फिर छोड़ दो। क्या करना होता है, उसके अंदर से डेटा भी कलेक्ट करते रहना होता है टाइम टू टाइम। और कितने टाइम के लिए डेटा कलेक्ट करना है, ये तो तभी पता चलेगा जब हमें एक रफ आइडिया हो कि कितनी देर के लिए रिएक्शन होगी। तो इसके लिए हमें अगर ये पता चल जाए कि रिएक्शन किस स्पीड से होगी, तो हम बता सकते हैं, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल यूज़ है। तो इस वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन का आइडिया लग जाए। ठीक है, दूसरी बात, फिर जो हमारी जो स्पीड है वो कई तरीके की हो सकती है। 11th क्लास में पढ़ते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स सब पढ़ते हैं, बायो वाले थोड़ा कम पढ़ते हैं, जेई वाले थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है। लेकिन इतना तो पता है कि स्पीड कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड 11th क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरीके से रिएक्शन के लिए भी स्पीड कई टाइप की हो सकती है। उसी तरीके से बिल्कुल जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, इसी तरीके से रिएक्शन के लिए भी हम अभी देखेंगे कि हम उसी तरीके से दोनों में क्लासीफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट होती है। क्योंकि अगर उन पैरामीटर का हमें पता लग गया, तो हम उनको, उन पैरामीटर्स को चेंज करके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से रिएक्शन का रेट को बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से रिएक्शन का रेट कम कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पैरामीटर पता लग गए जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन आर यूज हम रिएक्शन की रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि गैस का स्टोव होता है, सबके घर में किचन है, सबके घर में गैस का स्टोव है। ठीक है, तो इमेजिन करो कोई ऐसा स्टोव जो एक ही लेवल की फ्लेम पर जलता हो। तो मुझे ये बताओ, क्या वो कुकिंग के लिए कन्वीनियंट होगा या इनकन्वीनियंट होगा? ऑब्वियसली इनकन्वीनियंट होगा। अगर कोई गैस का स्टोव एक ही लेवल की फ्लेम पर जल रहा है, तो वो इनकन्वीनियंट है, क्योंकि कुकिंग के टाइम कभी हाई फ्लेम चाहिए होती है, कभी लो फ्लेम चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या होता है, अपने लिए उसी को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया होता है, जो बेसिकली क्या, किसको कंट्रोल करता है? फ्लेम को कंट्रोल करता है। एक्चुअल में होता क्या है, वो फ्लेम की स्पीड बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है? अगर बढ़ा रहा है तो मतलब एक तरीके से गैस ज़्यादा फ्लो होगी, कंबशन ज़्यादा होगा। और कम, अगर हम उसको कम कर देंगे तो गैस की स्पीड, गैस जो वहाँ से निकल रही है उस निकलने की स्पीड कम हो जाएगी, कम कंबशन होगा, लो फ्लेम हो जाएगी।
इसी तरीके से रिएक्शन की स्पीड कंट्रोल करने वाले फैक्टर भी अगर हमें पता लग जाए तो रिएक्शन को फास्ट या स्लो डाउन अपनी मर्जी से कर पाएंगे जब हमें जैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उन फैक्टर का पता हमें कब चलेगा, जब हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। मैकेनिज्म मतलब हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, मतलब कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट ऐसा तो है नहीं कुछ जादू की छड़ी घूमी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस रहा होगा जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिक में भर भर के पढ़ते हैं, SN1 SN2 क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, यहाँ तो हमें बहुत छोटा सा पढ़ना है। तो मोटा मोटी हम केमिकल काइनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और उसके रेट के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, उसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म कौन सा वो फॉलो करता है। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। तो सबसे पहले तो हमें जो मेजर टाइम जाना है वो हमारा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेट तो हमारा एक तरीके से आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म हमारा लास्ट के 2-3 लेक्चर चलेगा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे, और इसको लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट की हम पढ़ेंगे, 3 चीज़ बेसिकली हमें इसमें पढ़नी होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स। ठीक है, तो तीन डिवीजन हो गए, एक रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेट जो आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मैकेनिज्म जो लास्ट के 2-3 लेक्चर चलेगा, और मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम हमें पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, शुरू करते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में ROR भी बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें एक होता है ना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो आज का लेक्चर काफ़ी जगह हर जगह यूज़ आएगा, तो इसका आज का लेक्चर काफ़ी बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले हम एक बात लिख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो याद रहेगी लेकिन आगे चल के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है वो बात, कि फॉर अ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन आगे बन जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट हैं, तो हम पांचों के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में और किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में। अच्छा, अब पहली बात, रेट क्या होता है। फिजिक्स में रेट सबने पढ़ा है। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, और रेट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि रेट इज चेंज इन सम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन सम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो है एक्सीलरेशन। ऐसे ही अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, और कुछ नहीं तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अमाउंट्स चेंज हो रहे होंगे। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन मतलब वही फिनोमिना जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। तो क्या मतलब कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा होगा समय के साथ, और प्रोडक्ट का जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अमाउंट्स क्या चेंज हो रहे हैं, तो यानी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, तो यानी कि दोनों के अमाउंट चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और अगर किसी का अमाउंट चेंज हो रहा है तो हम उसके रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके अमाउंट्स एक रिएक्शन में चेंज हो रहे हैं। क्लियर। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, डेफिनेशन बोर्ड में भी आ सकती है लिखने को,
और बाकी समझनी तो है ही अपने को, ठीक है। तो फॉर अ रिएक्शन, अच्छा, अब रेट हमने क्या बोला था, चेंज इन अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो रहा है इसमें चेंज, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोला अभी, चेंज इन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब अमाउंट तो हम किसी की भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, अमाउंट हम किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं, मास के टर्म में निकाल सकते हैं, मोल के टर्म में निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फिर अलग अलग रेट हो जाएगी, रेट इन टर्म्स ऑफ मास, रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, रेट इन टर्म्स ऑफ हो सकता है मोलैरिटी के टर्म में निकाले, रेट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, अलग अलग रेट्स हो जाएंगी, हो जाएंगी। क्या निकाल सकते हैं हम, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या करा कि एक पर्टिकुलर टाइप की अमाउंट के चेंज को स्टैंडर्ड मान लिया, और वो किसको माना, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ठीक है, इसे लिख भी लो, कंफ्यूज ना हो। सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा होता है तो उसका मतलब जनरली मोलैरिटी ही होता है, क्योंकि मोलैरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड एंड वाइडली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म। तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो हमने वैसे तो किसी भी अमाउंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते थे, लेकिन हमने मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। ऑफ एनी रिएक्टेंट किसी भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम तो एक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट होती है चेंज इन सम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पर यूनिट टाइम कर लिया, ठीक है। पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अच्छा पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों करा, ये बात समझो। अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि अगर कोई रिएक्शन के लिए हम रेट निकाल रहे हैं, तो अलग अलग रिएक्टेंट से और अलग अलग प्रोडक्ट से निकालने पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम आनी चाहिए या अलग अलग आनी चाहिए, ऑब्वियसली सेम आनी चाहिए, ठीक है। और अगर सेम आनी चाहिए तो सेम कब आएगी, ठीक है, तुम्हें आगे धीरे धीरे बात समझ आएगी कि सेम तभी आ पाएगी जब इसे हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका लेंगे, जिसका हम चेंज इन कंसंट्रेशन ले रहे हैं। अगर चेंज इन कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का ले रहे हैं तो पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका होगा, उसी रिएक्टेंट का होगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ले रहे हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी किसका लेंगे, उसी प्रोडक्ट का लेंगे, लेकिन एट अ टाइम एक ही लेंगे। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट per unit time per unit stoichiometric coefficient of same reactant or product is called rate of reaction, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर क्या है, देखो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी चेंज इन कंसंट्रेशन, ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल। अपॉन में क्या, पर यूनिट टाइम था तो डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, बिल्कुल कर देंगे, पर यूनिट टाइम था तो डिवाइड कर दिया टाइम टेकन से। अच्छा, और पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर दिया। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, ऑफ सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि जिसका चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी, उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है, अपने को पता भी होनी चाहिए और सिंपल चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, ये ध्यान रखो, इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैं दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, अब अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें पता है समय के साथ घट रही है, तो रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, किसी भी चीज की चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो प्रॉपर्टी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर हमने मॉड लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और प्रोडक्ट की तो चेंज इन कंसंट्रेशन जब करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है, प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ बढ़ रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ तब भी
पॉजिटिव ही आएगी। और टाइम टेकन तो क्या होता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं, इसे लिख लो, फॉर अ रिएक्शन आर ओ आर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यूनिट की बात करूँ, यूनिट की बात करूँ इनकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? क्या होगी यूनिट? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी है। तुम क्या लिख सकते हैं, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन है तो भी मोलैरिटी होगी। कंसंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी है, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, कैपिटल एम यूनिट हो जाती है, हमें पता है। ठीक है, टाइम की, अब टाइम की तो कई कई यूनिट हो सकती हैं, टाइम की तो कई सारी यूनिट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकती है, आर हो सकती है, डे हो सकती है, वीक हो सकती है, मंथ हो सकती है, ईयर हो सकती है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होती है। तो सिंपली हमारी इसकी यूनिट क्या आ गई? क्या मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी बाय टाइम आ गई, मोलैरिटी पर मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम आ गई। या फिर अब ये टाइम को हम अलग अलग लिख सकते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, टाइम जिसमें भी होगा, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी को लिख लो मोल पर लीटर, तो क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये हो जाएगी, वो टाइम की कोई भी यूनिट हो। ठीक है, तो यूनिट्स क्लियर है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई रेट ऑफ रिएक्शन? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आई कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल तो किसी भी टर्म में सकते थे, लेकिन हमने कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन अपने को इस चैप्टर में मिलेंगी, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन उसी टाइप की मिलेंगी, जो कि क्या होंगी? गैसियस रिएक्शन होंगी। अच्छा, तो गैसियस रिएक्शन होंगी, तो गैसियस जब तक बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोला जाए, गैसियस स्टेट चैप्टर जब तक आप ना पढ़ रहे हो, बाय डिफॉल्ट कहीं भी गैस पढ़ो तो कैसी गैस होती है? आइडियल गैस होती है। और आइडियल गैस होती है तो क्या वो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन फॉलो करेगी? बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, ओबे करेगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इसके दो मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट में, जो कि होता है पी एम इक्वल टू डी आर टी, और दूसरा भी हम पढ़ते हैं जो कि क्या होता है, पी इक्वल टू सी आर टी, सी फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप इसको पी इक्वल टू एन आर टी को रीअरेंज कर दो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। और एन क्या है यहाँ पे, अगर गैसियस रिएक्शन है तो एन क्या है, मोल्स ऑफ गैस है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो मोल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, क्या कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ गैस हो गया, बिल्कुल। ठीक है, तुम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं हम? प्रेशर ऑफ गैस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ गैस। कंसंट्रेशन ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी तो है, मोल्स मोल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, मोलैरिटी ऑफ गैस या कंसंट्रेशन, एक ही बात है। इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इनटू आर टी। ठीक है, तो ये हो गया। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, दे टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बाय डिफॉल्ट किस पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। इवन केमिकल रिएक्शन, फेज ट्रांजिशन भी आप कह सकते हो, फेज ट्रांजिशन भी जितने भी होंगे सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे। अच्छा, पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो पहली बात तो इतना समझो, अभी इस चैप्टर में हम इतना समझें कि जो भी टेम्परेचर चेंज होता है वो रिएक्शन होने के बाद होता है। जो भी टेम्परेचर चेंज होता है वो रिएक्शन होने के बाद होता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। इस चैप्टर के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस के, या कंसंट्रेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के।
क्योंकि आर तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज यही लेता हूं ए गैस, ध्यान से समझना है, ए गैस चेंजिंग इनटू बी गैस, एक गैसियस रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, क्या समय के साथ ए का अमाउंट घट रहा होगा और बी का अमाउंट बढ़ रहा होगा? बिल्कुल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए की कंसंट्रेशन घट रही होगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी। ठीक है, अब जब भी मैं कंसंट्रेशन बोलूँ मोलैरिटी बोलूँ तो वो इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए घट रहा होगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है, तो क्या अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो होगा ए का, वो समय के साथ घट रहा होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो समय के साथ बढ़ रहा होगा? बोलो, होगा। तो क्या कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है, पार्शियल प्रेशर में भी चेंज आ रहा है? अभी तक हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम गैसियस रिएक्शन के लिए क्या पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी भी पार्शियल प्रेशर भी घट रहा है समय के साथ, इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, लेकिन बस चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? चेंज इन पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये वैलिड किसके लिए है? सिर्फ गैस के लिए। गैस अगर और सिंपली बोलूं गैस के लिए, तो मतलब आइडियल गैस के लिए, तो गैस लिखा है चाहे आइडियल गैस लिखा हो तो बात एक ही है। ठीक है, जब तक आपको मेंशन नहीं करता है कि आइडियल गैस नहीं है। तो गैसेस के लिए वैलिड हो गया, तो हम सिंपली गैसेस के लिए दो तरीके से अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में और एक प्रेशर के टर्म्स में। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। सो फॉर गैसियस रिएक्शन rates can also be expressed in terms of partial pressure also, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में अभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल हमारे पास है कि हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? तो क्या एकदम सेम ही चीज हो जाएगी? बस क्या लिखना है, मॉड ही मॉड रहेगा, पहले उसमें भी मॉड था इसमें भी मॉड है। क्या होगा? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? गैसियस कंपोनेंट। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम टेकन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसका? सेम कंपोनेंट का, जिसका जिसके प्रेशर में चेंज लोगे उसी कंपोनेंट का आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेना होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो ठीक से। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ही लेंगे, पार्शियल प्रेशर का जो चेंज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो मॉड लगा लिया। ठीक है, अब यूनिट्स जो होंगी हमारी, यूनिट क्या होंगी? ऊपर तो क्या प्रेशर वाली यूनिट होगी। ठीक है, चेंज इन प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर भी यूनिट तो किसकी रहेगी? प्रेशर की रहेगी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूनिटलेस है, अपॉन टाइम, यानी कि सिंपली प्रेशर अपॉन टाइम वाली यूनिट रहेगी। अच्छा, अब प्रेशर कई यूनिट में हो सकता है, जैसे टाइम कई यूनिट में हमने देखा था, ऐसी प्रेशर भी कई यूनिट में हो सकता है, तो इसके तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं कुछ अगर बोलूँ तो क्या हो सकता है? एटीएम अपॉन टाइम। ठीक है, क्या हो सकता है? एटीएम अपॉन टाइम हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रेशर और किस में हो सकता है? बार अपॉन टाइम हो सकता है, प्रेशर बार में हो सकता है। ठीक है, और किस में हो सकता है? पास्कल में हो सकता है।
टॉर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, पास्कल ले लो, चलो पास्कल अपॉन टाइम, टॉर अपॉन टाइम। और फिर टाइम भी अलग अलग में हो सकता है, टाइम सेकंड में, मिनट में, घंटों में, दिन में, महीनों में, हफ्तों में, सालों में, दशकों में, सेंचुरियों में, डिकेड में, अलग अलग में हो सकता है। ठीक है, तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसमें भी तुम कर सकते हो एटीएम अपॉन सेकेंड, एटीएम अपॉन मिनट, एटीएम अपॉन आवर। तो उस तरीके से कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब हमें यूनिट बेसिकली समझ में आनी चाहिए, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, ऊपर प्रेशर है, नीचे टाइम है। प्रेशर की यूनिट हमें पता है कौन कौन सी हो सकते हैं, टाइम की यूनिट हमें पता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पहले भी बात करी कि डिपेंडिंग अपॉन टाइम टेकन रेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। इसको ऐसे ही समझते हैं, मान लो हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी कभी तेज कभी धीरे चल रही है। ठीक है, हमारी एकदम अपनी नॉर्मल सिटी में जा रहे हैं तो गाड़ी कभी तेज चलेगी कभी धीरे चलेगी, कोई कांस्टेंट स्पीड से तो चलती नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी अगर चल रही है और हमें फिर निकालना है कि हमने हमारी एवरेज स्पीड क्या रही, 1 घंटे बाद हम जब पहुंच गए तो हमारी एवरेज स्पीड क्या थी, तो हम कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ऐसे निकाल लेंगे। कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा और कितना टाइम हमें लगा, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, इतनी स्पीड से लगभग चली होगी, एवरेज स्पीड हो गई। दूसरी क्या है, एक जब हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी स्पीडोमीटर रीडिंग देगा, वो कैसी स्पीड होगी, जो स्पीडोमीटर रीडिंग देगा वो क्या वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, हमें अपनी आंखों से स्पीडोमीटर देखने में कितना टाइम लगता है, क्या पलक झपकने का टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए जो स्पीड है, वेरी वेरी टाइम स्मॉल टाइम के लिए जब हम स्पीड निकालें तो वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बहुत कम टाइम है लेकिन कुछ टाइम तो लगा, तो कौन सी स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। और एक फाइनाइट टाइम इंटरवल यानी कि एक डिसेंट टाइम, कुछ सेकंड कुछ घंटों कुछ मिनटों के लिए अगर हम स्पीड निकालें तो कैसी स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, ये दो स्पीड हमें पता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो बात करते हैं वही उसी की बात करते हैं अब केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज रेट, यहाँ तो हम रेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका रेट, रिएक्शन का रेट। तो एवरेज रेट क्या होगा, व्हेन रेट इज मेजर्ड फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब वही कुछ सेकंड कुछ मिनट कुछ घंटे कुछ डेज कुछ मंथ्स। ठीक है, तो यानी कि इससे हमारा क्या लिख सकते हैं हम, जहां से हम लिख सकते हैं कि दैट इज टाइम टेकन कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, और कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी को हम, फाइनाइट क्वांटिटी में जब हमें चेंज निकालना होता है कि, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, चेंज इन टाइम। है क्या चेंज इन टाइम ही, लेकिन क्योंकि फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए है तो हम लिखते हैं डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट अगर टाइम इंटरवल फाइनाइट है, अगर हम किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल में रेट निकाल रहे हैं, और रेट क्या है बेसिकली, कोई चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह आता है, लेकिन बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन कंसेंट्रेट, अगर टाइम टेकन फाइनाइट है तो चेंज इन कंसेंट्रेशन भी कैसी होगी, फाइनाइट होनी चाहिए। इसको ऐसे समझो कि अगर 1 घंटे के लिए हम गाड़ी से जा रहे हैं तो कार कितनी भी धीरे चले, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कुछ फाइनाइट ही होगा ना। अगर टाइम टेकन हमारा 1 घंटा है तो 1 घंटा फाइनाइट टाइम हो गया, तो गाड़ी कितनी भी धीरे चले, लेकिन जितनी भी धीरे चलेगी डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा फाइनाइट ही होगा कुछ। ठीक है, इसी तरीके से चेंज इन कंसेंट्रेशन भी फाइनाइट है। सो चेंज इन कंसेंट्रेशन भी कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। और इसके चेंज को हम कैसे लिख देंगे, फाइनाइट है तो डेल्टा से ही लिखेंगे, डेल्टा, और कंसेंट्रेशन का चेंज कैसे लिख देते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, डेल्टा ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए अगर हम रेट को मेजर कर रहे हैं तो वो एवरेज रेट होगा, और टाइम टेकन फाइनाइट है तो चेंज इन कंसेंट्रेशन भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं तब हमें कुछ बात समझ आएगी, ऐसे तो कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो सपोज लेते हैं हम एक रिएक्शन XA गैस से YB गैस बन रही है, ठीक है, गैसियस रिएक्शन है, दोनों टर्म्स में हम रेट निकाल लेते हैं। गैसियस रिएक्शन है तो हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। एक ही एग्जांपल से दोनों समझ लेते हैं एक बार में, बार बार क्या समझते रहोगे, एक बार में समझ के छुट्टी करो, ठीक है। तो सपोज हमें अब क्या, हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एवरेज रेट हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहली बात, पहला लाइन जो हमने पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन में, कि रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, तो दोनों के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज है तो फाइनाइट है, फाइनाइट टाइम इंटरवल, तो फाइनाइट चेंज होगा कंसेंट्रेशन में भी। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में सपोज निकाल रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, क्या डेल्टा ए हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के, मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या, चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, तो वो क्या है डेल्टा टी, ठीक है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, एक्स दिख रहा है ए का इस रिएक्शन में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बात हो गई। अब जरा ध्यान से समझो, थोड़ा अपने अटेंशन बढ़ाओ और ध्यान से समझो, ठीक है। अब चेंज इन कंसेंट्रेशन अगर हम ए का निकालेंगे, ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसेंट्रेशन डेल्टा मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा ए कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, इसका कंसेंट्रेशन के साथ घट रहा होगा। मान लो इनिशियली 10 था, बाद में कितना हो गया, 8 हो गया, बाद में कितना 8 बचा, तो कितने का चेंज आया, 8 माइनस 10 यानी कि -2, यानी कि आया कैसा डेल्टा है, नेगेटिव आया फाइनल माइनस इनिशियल करने पे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसका मॉड लगा लेंगे सिंपल, ठीक है, या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कर दो, माइनस डेल्टा है, आप माइनस का साइन लगा दो इसमें, ठीक है, तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो, दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है, कर दोनों चीज सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज को स्टैंडर्डाइज करा, किसको करा, इस वाली चीज को करा, राइट वाली चीज को माइनस लगाया उन्होंने, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इंक चलानी पड़ रही थी पेन की, यहाँ पे 1 बार चलानी पड़ी, ठीक है। ऑब्वियसली ये रीजन नहीं है, मजाक है, ठीक है। तो एक्चुअल रीजन समझो, एक्चुअल रीजन क्या था कि देखो, अगर हम बी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, अगर हम बी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, अभी समझाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन बी के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा बी अपॉन क्या, डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, वाई से कर दो, ठीक है, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो सपोज इनिशियली कितना था, 0 था, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई होगी तब तो बी होगा ही नहीं, और फाइनली कितना हो गया, 5 हो गया, तो डेल्टा करने पे, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे कैसा आ गया, डेल्टा बी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही आ गई, तो यहाँ पे भी अगर हम मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। या फिर हम इसको कैसे सिंपली ऐसे ही छोड़ दें जैसे ये है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दें बिना मॉड लगाए। तो अगर हम मॉड लगाएंगे, इसकी क्या 2 पॉसिबिलिटी है, क्या तो मॉड लगा दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ये ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझो ध्यान से कि अगर हमने मॉड लगाया, मॉड लगाया, तो अगर आपको ऊपर वाली रिएक्शन नहीं दिया, सपोज ये दिया नहीं, आपको नीचे इतना दिया हुआ है, तो क्या आप इन दोनों को देख के बता पाओगे कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है, नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, हमें तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, क्या बता पाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव है एक तरफ और एक तरफ खाली है, कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इन दोनों को देख के क्या कुछ आइडिया लग रहा है, इन दोनों को देख के थोड़ा आइडिया लग रहा है, कैसे आइडिया लग रहा है, ऐसे आइडिया लग रहा है कि अगर नेगेटिव साइन है,
अगर ध्यान से सुनो, अगर नेगेटिव साइन है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये रिएक्टेंट है, एक बात। और दूसरी बात कि नेगेटिव साइन है तो रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा होगा, इस वजह से नेगेटिव साइन लगा है, जिससे ये कंसंट्रेशन, ये डेल्टा नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगी। तो इससे ये पता लग रहा है कि ए रिएक्टेंट है और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लग रहा है, इससे मतलब एक बात पता लग रही है कि बी जो है वो प्रोडक्ट है। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप इस वाले में देखो तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। इसलिए किस चीज को हमने स्टैंडर्ड करा कि अगर रिएक्टेंट होगा तो आप उसको माइनस लगा दोगे उससे पहले और फिर आप अपना चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल के अपना नॉर्मल तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दोगे। बस आप सब चीज वही करोगे, बस माइनस लगा दोगे, जिससे आपको दो बात पता लग जाएगी कि एक तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगी सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी बात नेगेटिव साइन से ये पता लग जाएगा कि ये रिएक्टेंट है और इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही है, तो डेल्टा नेगेटिव आने पे पॉजिटिव हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो गया। तो दोनों बात हमें समझ में आ गई। तो हमने ये वाला स्टैंडर्ड करा, ये नहीं करा, ठीक है। कर दोनों सकते थे लेकिन उससे एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा था हमें, कि ये नहीं पता लग पा रहा था कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। क्या क्लियर है? ठीक है, तो हमने निकाल लिया, ए के टर्म्स में भी निकाल लिया, बी के टर्म्स में भी निकाल लिया, यानी कि रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल लिया, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अब कि अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। बोलो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ही सेम तरीका कर देंगे। क्या हो जाएगा, आप डेल्टा पी करोगे, डेल्टा पी किसका, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे, डेल्टा टी इंटू एक्स हो जाएगा। और क्योंकि रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। और बी के टर्म में निकालोगे तो क्या करोगे, डेल्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा और इंटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं। दोनों के टर्म में कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट के लिए बस नेगेटिव साइन लगा देंगे और प्रोडक्ट के लिए बस पॉजिटिव साइन, या कुछ नहीं तो मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और दोनों के टर्म में कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया। और गैसियस रिएक्शन है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अगर गैसियस रिएक्शन नहीं होती तो सिर्फ हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही निकाल पाते। क्लियर? कंसंट्रेशन के टर्म में स्टैंडर्ड है, बाकी और टर्म्स में तो हम निकाल ही सकते हैं, मोल्स वोल्स जो भी हो, लेकिन निकालते इसी टर्म्स में हैं। ठीक है। तो अब नोट करके ये बात लिख लो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने 2 बार अच्छे से बोला है वैसे तो, लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत ना हो जाए, भूल ना जाओ। हियर नेगेटिव साइन indicates that concentration of reactant is decreasing। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि रिएक्टेंट कौन है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है, पॉजिटिव हमेशा, बट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। मैंने तो ये आपको बता दिया कि रिएक्टेंट के टर्म में निकाल के, प्रोडक्ट के टर्म में निकाल के अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करोगे तो आपकी दोनों से रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ जाएगी। लेकिन एक बार प्रूव करके देख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन
पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है, और दूसरा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालने पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम आती है कि नहीं आती। तो एक ही एग्जांपल से दोनों को प्रूव कर लेते हैं, कर लो। ठीक है, एग्जांपल लिखो 2a चेंजिंग इनटू 3b। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे सपोज मैं a का ले लेता हूँ a मोलर। ठीक है, a मोलर ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, a मोलर ले लिया। ठीक है, तो b का कितना होगा, b तो होगा ही नहीं, t इक्वल टू 0 पे तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो किसी भी t टाइम पे, t इक्वल टू t टाइम पे a में से कितना लॉस हुआ होगा, कितना भी मान सकते हैं। ए सपोज मैंने मान लिया a माइनस 2x, 2x क्या हो गया, तो इससे क्या पता लगा कि a माइनस 2x बचा a का, a माइनस 2x बचा a का t इक्वल टू टी टाइम पे, किसी भी t टाइम पे, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो, कोई मैंने बीच का टाइम लिया है t इक्वल टू टी टाइम। ठीक है, तो उस पर क्या 2x तो कंज्यूम हो गया अमाउंट, 2x क्या है, 2x इज द कंज्यूम्ड अमाउंट, तो बचा कितना a माइनस 2x। ठीक है, कंज्यूम कितना हुआ 2x। ऐसी बात है कि मान लो हमारे पास 100 रुपए थे और हमारे पास 80 रुपए बचे, 80 रुपए क्या है a माइनस 2x, तो कंज्यूम कितने हो गए 20 रुपए। ठीक है, माइनस 20 नहीं, 20 रुपए, 20 रुपए कंज्यूम हुए ना, 100 रुपए थे, 80 बचे, तो खर्च कितने हुए, कंज्यूम कितने हुए 20 रुपए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कंज्यूम कितना हुआ 2x, क्योंकि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, तो ये 2x क्या है 20। ठीक है, तो 2x is the consumed amount, a was the initial amount and a minus 2x is the remaining amount of a, कैपिटल A। ठीक है, और अब इतना तो बता सकते हैं कि b कितना बनेगा, अगर 2 से 3 बन रहा है, अगर 2 से 3 बन रहा है b, ठीक है, तो 2x से कितना बनेगा b, 3x बनेगा, सिंपल है। तो ठीक है, सिंपल स्टोइकोमेट्रिक, बेसिक स्टोइकोमेट्रिक का आइडिया तो हमें होना ही चाहिए हर जगह ही। ठीक है, तो अब लिखें, रेट लिखें हम फॉर t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक, अगर हम रेट निकालें, ठीक है, किसी एक टाइम इंटरवल में रेट निकालना होगा ना, तो रेट एवरेज ही निकालते हैं, अभी हमने एवरेज ही पढ़ा है तो एवरेज ही निकालते हैं, अभी रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट निकालते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में भी कुछ अलग नहीं होगा, थोड़ा सा ही चेंज है, सेम ही तरीका है, बता दूंगा अभी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ए के टर्म में निकालोगे तो क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि पहले लिख लेते हैं, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, माइनस क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐसे मैंने न्यू सिंबल से लिख लिया, मैं इसी सिंबल से लिखता हूँ। ठीक है, वैसे कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, बार बार SC लिखना पड़ता है, तो वो उस वजह से मैंने एक सिंबल ऐसे ही बना लिया। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखूंगा तो कैसा होगा, क्या डेल्टा बी, यानी कि चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इतनी बात तो समझ आनी चाहिए अब। ठीक है, तो अब इसको हम लिखें, अब वैल्यू डालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि a माइनस 2x माइनस ए। ठीक है, तो माइनस साइन जो कि फॉर्मूले में था, माइनस साइन जो कि फॉर्मूले में था, और फाइनल कितना था a माइनस 2x, और माइनस इनिशियल कितना था a था, अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि t माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t माइनस 0 लिख लेते हैं चलो। ठीक है, इनटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है a का। ठीक है, और b के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, b के टर्म में लिखोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 3x, इनिशियल कंसंट्रेशन 0, तो क्या लिख दोगे 3x माइनस 0 अपॉन में डेल्टा टी क्या हो जाएगा फिर से t माइनस 0, बोलो, इनटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, b का देख लो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे निकालो, अब इसे निकालोगे तो क्या होगा, a माइनस 2x माइनस ए
ठीक है, तो क्या ए कट जाएगा और -2x, बाहर भी एक माइनस है तो क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x हो जाएगा। 2x/2 तो क्या 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x/t, t-0 तो t होगा तो x/t बचेगा। और इधर से निकालोगे तो इधर से तो सिंपल है, 3x-0 यानी कि 3x होगा और 3 से 3 कट जाएगा, t-0 मतलब t, यहाँ से भी कितना आ रहा है, x/t आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि आप चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकालो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालो, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, और नो नीड टू से, अगर ये गैसियस रिएक्शन होती तो मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी निकालता तब भी सेम आती रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी निकालता तो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए सेम आती, बस आपको तब आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालते दोनों तरफ, तो आपकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ जाती। ठीक है, और x, अब बताओ कि अब एक बात करते हैं कि x क्या था, x वाज द कंज्यूम्ड अमाउंट। ठीक है, यानी कि x 2x क्या था, कंज्यूम्ड अमाउंट था, तो 2x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कोई भी वैल्यू रख लो। 2x क्या है, एक कंसेंट्रेशन ही तो है, a मोलर थी इनिशियली तो a-2x भी क्या है, मोलर ही तो है, और 3x क्या है, मोलर है, तो 2x क्या हो गई, एक तरीके से कंज्यूम्ड मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी इज अ कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या x/t भी पॉजिटिव है, बिल्कुल, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसी आ गई, हमेशा पॉजिटिव आ गई, ये भी प्रूव हो गया। तो जो दोनों उद्देश्य हम लेके चले थे वो दोनों प्रूव हो गए। कोई दिक्कत, जल्दी रिस्पॉन्स करो, बताओ बताओ, रिस्पॉन्ड करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज रेट की हमने बात करी, इंस्टेंटेनियस रेट भी बिल्कुल सेम ही होगा, बस इंस्टेंटेनियस रेट क्या वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम रेट मेजर करेंगे वो क्या होगा, रेट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि जो स्पीडोमीटर रेट दिखा रही थी हमारी गाड़ी में जो कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए था, उसको क्या बोला था हमने, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला था, और इसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज टाइम टेकन कितना हो गया, क्या वेरी वेरी स्मॉल हो गया। ठीक है, वो एक गाड़ी वाला एग्जांपल था, आप समझ लो, वेरी वेरी स्मॉल हो गया। ठीक है, और वेरी वेरी स्मॉल को एक हम यूज करते हैं थोड़ा, लिटरेचर में उसे यूज करा जाता है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल। इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। ठीक है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल मतलब जैसे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मतलब वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, उसी का उल्टा क्या, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल मतलब वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो उसी का उल्टा इनफाइनाइट का बेसिकली अपोजिट है। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें चेन निकालना होता है तो हम कैसे, डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स इतना सबको पता है, तो टाइम का चेंज है तो क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। ठीक है, और जैसे पहले हमने बात करी थी, अगर टाइम टेकन हमारा फाइनाइट था तो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन भी कैसा था, फाइनाइट था। और अगर अब टाइम टेकन हमारा वेरी वेरी स्मॉल है, अगर हमारा पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है और बहुत छोटा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो उसको भी कैसे लिख देंगे, डेल्टा की जगह किससे लिख देंगे, डी से लिख देंगे। ठीक है, डी और इस तरीके से ब्रैकेट्स करके लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक्स ए गैस चेंजिंग इनटू वाई बी गैस। ठीक है, एक्स ए गैस चेंजिंग इनटू वाई बी गैस, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इंस्टेंटेनियस, अब सब हम पढ़ चुके हैं, अब देखो उसी तरीके से लिखेंगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। ठीक है, कैसे लिख लेंगे इसको, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिखना है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो कैसे, चेंज इन कंसेंट्रेशन, एवरेज निकाल रहे थे तो लार्ज चेंज इन कंसेंट्रेशन था तो डेल्टा, यहाँ पे स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन तो कैसे लिख देंगे, डी से लिख देंगे। ठीक है, बस इतना सा चेंज आएगा। ठीक है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन किस में,
अपॉन क्या होगा पर यूनिट टाइम यानी कि डेल्टा टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है ए का एक्स है और क्यू की ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आएगा ही, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, और इसी को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसा होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, बस डी लिख देंगे डेल्टा की जगह, एवरेज अगर निकालोगे तो डेल्टा लिख दोगे अपॉन में क्या डेल्टा टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी जो कि है वाई। ठीक है, और ये गैसियस रिएक्शन है, क्या है गैसियस रिएक्शन देखो है, कैसे पता लग रहा है यहाँ पता लग रहा है गैस 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 दिया है, गैसियस रिएक्शन दिया है तो नो नीड टू से फिर से आप क्या प्रेशर के टर्म्स में भी निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल दोगे, कैसे आ जाएगी प्रेशर के टर्म्स में सेम आएगी, बस क्या लिखना है आपको माइनस का साइन आएगा अगर आप इसके टर्म में निकाल रहे हो, बस डी आएगा ही प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी इंटू एक्स। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के टर्म में निकाल रहे हो तो चेंज इन प्रेशर ऑफ बी डी आएगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस है अपॉन में डी टी। ठीक है, यहाँ डेल्टा टी मैंने लिख दिया, डेल्टा टी लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आएगा क्या डी टी आएगा। ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, डी टी क्यों आएगा क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए चेंज है तो डी टी आएगा। ठीक है, डी टी इंटू वाई। ठीक है, और प्रोडक्ट है तो नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी चेंज इन कंसेंट्रेशन कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस रेट, बताओ कोई दिक्कत इतने में। ठीक है, तो अब एक बार समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो कि होती है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेम रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। और हमने बताया रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव होगी, और हमने ये बात भी करी कि रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो साइन आएगा नेगेटिव, और प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो साइन आएगा पॉजिटिव। एवरेज रेट लिखेंगे तो साइन आएगा साइन मतलब एवरेज रेट लिखेंगे तो सिंबल आएगा डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो चेंज के लिए हम सिंबल लगाएंगे स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, ए से बी हमारा क्या है, ए से बी एक रिएक्शन है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन तक। ठीक है, अब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी वन तक क्या है। ठीक है, जीरो टाइम टू ये हो गया, सपोज टी वन टाइम मैं बता देता हूँ क्या है। सपोज ये है टी वन टाइम, ये है सपोज टी वन टाइम। ठीक है, टी वन टाइम है तो इनिशियल कंसेंट्रेशन में मान लेता हूँ, ये देखो कंसेंट्रेशन किसकी है रिएक्टेंट की है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ए की है, ए की है तो समय के साथ ऑब्वियसली घटेगी और घट भी रही है, घटनी भी चाहिए थी घट भी रही है। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने मान ली कि कितनी है इसकी ए नॉट है, स्मॉल ए नॉट। ठीक है, और टी टाइम पे जो यानी कि टी वन टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होगी वो ऐसे निकाल लेंगे, जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेंगे कंसेंट्रेशन कितनी है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन, सपोज ये है ए वन। ठीक है, क्लियर, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, तो मिल क्या करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो होती क्या है, हमें ए के टर्म्स में दिया है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन इसमें किसके टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, ए के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, लेकिन इस समय ए का जब हमें ग्राफ दिया है तो हम ए के टर्म में निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को बताओ टी इक्वल टू सॉरी जीरो से टी इक्वल टू टी वन तक क्या एक फाइनाइट टाइम है। ठीक है, कोई बहुत छोटा तो है नहीं टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी एवरेज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी। अच्छा, अब एवरेज निकालेंगे तो पहली बात वो हमें क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है एवरेज निकालनी है, आपको क्वेश्चन के डेटा से खुद अंदाजा लगाना होगा कि वो स्मॉल टाइम है या फिर बड़ा टाइम होगा। बहुत छोटा टाइम में चेंज है तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालोगे, और बहुत बड़ा टाइम में चेंज है तो एवरेज निकालोगे। वो क्वेश्चन के करते करते समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बहुत बहुत मेजर बात नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, तो एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ए के टर्म से माइनस डेल्टा ए अपॉन में क्या डेल्टा टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है वन है। ठीक है, ये हो गया, तो अब क्या लिख सकते हो इसको माइनस में चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है
चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है A1, इनिशियल कितनी है A0, तो क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस A1 माइनस, मतलब माइनस तो फॉर्मूला में, और A1 माइनस A0 आ गया फाइनल माइनस इनिशियल करके, बोलो। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, टी डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है T1 और इनिशियल कितना है 0, इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा A0 माइनस A1, बोलो, हो जाएगा। ठीक है, और T1 माइनस 0 कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा, और T1 इंटू वन भी कितना होगा T1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली A0 माइनस A1। ठीक है, अपॉन में T1। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या A0 और A1 में से कौन बड़ा है, A0 बड़ा है। A0 और A1 में से कौन बड़ा है, A0 बड़ा है, यानी कि A0 क्या है, दोनों कंसेंट्रेशन ही है एक ही, और A0 क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन थी तो वो ज़्यादा ही होगी। तो A0 माइनस A1 कैसा आएगा, अगर A0 बड़ा है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन जो आई क्या है पॉजिटिव आई, यानी कि ग्रेटर देन 0 आई। ठीक है, आनी भी ये थी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब कुछ बच्चों को क्या याद होता है, जैसे ही वो ग्राफ देखते हैं तो स्लोप स्लोप चिल्लाने लगते हैं। क्या स्लोप के बराबर आई, क्या A0 माइनस A1 अपॉन T1 क्या स्लोप ऑफ है, इस केस में स्लोप के बराबर है, नहीं स्लोप थोड़ी है। A0 माइनस A1 अपॉन T1 ये स्लोप थोड़ी है, स्लोप नहीं है। अच्छा, अब स्लोप के बराबर क्यों नहीं आई, क्योंकि हम कैसी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, एवरेज रेट निकाल रहे थे। अगर हम इसी क्वेश्चन का हम कैसा निकालते, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते, तब वो स्लोप के बराबर आती। करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट। तो ऐसे बिल्कुल याद मत रखो कि स्लोप के बराबर आएगी, कई लोगों को एकदम स्लोप स्लोप करने लगते हैं तो उससे आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बस मैं समझाने के लिए एक समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या ले, ठीक है, सपोज वही अपना ग्राफ है, सेम सेम ही है कि इसको मैं, ठीक है, टी इक्वल टू T1 पे निकालनी है। T1 वही टाइम मान ले। ठीक है, ये जो टाइम था हमारा, ठीक है, कितना था, सपोज T1 था। ठीक है, अच्छा, अब T1 पे निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है ना, तो अब समझ आ गया ना। देखो, पहले में साफ पता था कि एक टाइम इंटरवल के बीच में पूछा था, तो क्या था वो एवरेज था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो गई, इंस्टेंटेनियस हो गई। इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, एक ही डेटा दिया है तो पहले तो ये लिख लें कितना माइनस आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है माइनस, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, बिल्कुल आप उसी तरीके से, आप जैसे कि आपका वही वही सब मानोगे कि वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A0 था, A0 था, और जिस कंसंट्रेशन T1 पे कंसंट्रेशन कितना है, T1 पे कंसंट्रेशन है हमारा A1 है। ठीक है, तो आपका वैसी बात हो जाएगी, ये माइनस क्या हो जाएगा। और उल्टा यहाँ तो मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मानने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, माइनस बाहर लेके चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, यानी कि डी अपॉन डी टी। और अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ऐसा है कर्व, सपोज ऐसा कोई भी कर्व है, ठीक है, ये y है ये x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देता है हमें, कोई भी ऐसा कर्व है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देता है, तो स्लोप देता है। तो स्लोप देता है अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसी तरीके से डी ए बाई डी टी, अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है तो डी ए बाई डी टी क्या देगा, स्लोप देगा। ठीक है, बोलो, देगा कि नहीं देगा। ठीक है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी स्लोप नहीं देता है,
डीए बाय डी टी स्लोप देता है। ठीक है, ये बात तो हमें पता भी है। ठीक है, सिली मिस्टेक टाइप मत करना कि अगर एवरेज में आ जाए स्लोप निकाल के आ जाओ। और स्लोप कैसे निकालते हैं? ठीक है, T1 पे जहाँ पे ये इस ग्राफ इस कर्व को जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है उस पॉइंट पे क्या करें? टेंजेंट निकालें, टेंजेंट बना दें। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या करो? टेंजेंट बना दो। ठीक है, टेंजेंट बना दी। अब एक बार आपने जब टेंजेंट बना दी तो क्या हो गया? यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे माइनस क्या हो गया? डी ए बाई डी टी। क्या था? स्लोप किसका? ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T1, यही होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? क्या 0 to 90 या 90 to 180? सिंपली पता लग रहा है जो एंगल है क्या है? 90 से ज़्यादा होगा। जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी तो ये वाला जो एंगल बनेगा 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल अगर होगा तो क्या स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हमें पता है ऐसी कर्व का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, 90 टू 180 का अगर एंगल है तो उसमें स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है बेसिकली। और अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो उसका टेन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है T1 ये कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारी ग्रेटर देन जीरो आनी भी चाहिए थी। क्या आ रही है बताओ? क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई तो अगले पे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई? बताओ बताओ यार, आना कुछ तो बोल दो। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ग्राफ से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। स्लोप के बराबर कब आएगी? जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, एवरेज रेट निकालना हो तो हम अपने डेटा के हिसाब से निकाल सकते हैं। अपना सिंपली फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट का डेटा दिया है तो रिएक्टेंट के हिसाब से, प्रोडक्ट का दिया है तो प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दो टाइप की रेट और हमें हमारे लिए होती हैं। एक होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक होती है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो बताओ रिएक्शन में कौन डिसअपियर हो रहा होता है समय के साथ? ऑब्वियसली रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ही डिसअपियर हो रहा होता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी किसके लिए हमारी डिफाइन करी जाती है? रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करी जाती है। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों के लिए डिफाइन थी, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी। लेकिन जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है जिसको रेयरली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, रेयरली बोलते हैं। ठीक है, कभी अगर डिकम्पोजिशन भी हो जाए तो डिकम्पोजिशन से भी समझ रहे हो ना किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है? रिएक्टेंट का ही हो रहा है। तो ये चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो चाहे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो, हम तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? आरओडी बोल देता है। ठीक है, तो हम तो पूरे चैप्टर में आरओडी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आरओडी इज डिफाइंड फॉर ओनली एंड ओनली डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। और कैसे डिफाइन है? एज फॉलोइंग। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगी पहले तो होगी किसकी? रिएक्टेंट्स की ही होगी। और होगी क्या? वही रिएक्टेंट अगर डिसअपियर हो रहा है मतलब हम ये मान रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है समय के साथ? डिक्रीज कर रही है। तो बेसिकली क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ
आर, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, रेट है तो पर यूनिट टाइम तो हो गई। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर दिया तो पहली बात तो लॉजिकली समझो क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन ही अगर हमें निकालना होता तो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों बोलते? ठीक है, तो ऐसे समझो कि एक तरीके से ये कैसे रेट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, इंडिविजुअल रेट है, मतलब एक रिएक्शन का स्पीड तो सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने उसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करा था। लेकिन इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस की तो स्पीड अलग अलग हो सकती है ना, तो इंडिविजुअल स्पीड है तो इस वजह से अलग अलग है, तो इसलिए हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, उससे तुम्हें और क्लियर होगा। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्पल लिया, वही ले लेते हैं, एक्स ए गैस चेंजिंग, एक्स ए गैस प्लस ले लो वाई बी गैस, ठीक है, और इससे हमारे बन रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इससे। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट्स ओनली, तो रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट है ए और बी, तो दोनों के लिए डिफाइंड है, तो पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालते हैं फिर बी निकालते हैं। ठीक है, और अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो हम किसके टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कंसेंट्रेशन के टर्म में भी निकाल सकते हैं और प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं, कंसेंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, क्या है, इट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब बेसिकली डिक्रीज, क्या कह रहा है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर डिक्रीज उसने कह ही दिया, मतलब रेट डिक्रीज कह ही रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव की पॉजिटिव? अगर चेंज कहता तब तो नेगेटिव हो जाती, लेकिन डिक्रीज कह रहा है तो कैसी है, पॉजिटिव। वही बात 100 रुपये भी वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 100 रुपये थे, हमने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया, बताओ कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया? 100 थे, इनिशियली 100 रुपये थे, हमने खर्च करे 20 रुपये, 20 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, 20 रुपये का सपोज हमने पेन ले लिया, तो कितने बचे, 80 रुपीज़ हमारे पास बचे। ठीक है, इतने हमने खर्च कर दिए, तो कितना डिक्रीज हो गया, 20 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास कितना डिक्रीज हो गया, क्या 20 रुपये कम हो गए? हमारे पास 20 20 रुपये खर्च हो गए कि -20 खर्च हुए? यही तो बात है कि 100 रुपये थे, 80 बचे, तो कितने हमारा डिक्रीज हो गया, 20 का डिक्रीज हो गया, यानी कि 20 रुपये खर्च हो गए। तो मैं ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि -20 खर्च हो गए। वही बात है कि अगर उसने बोल ही रहा है कि कितने खर्च हो गए या कितने कम हो गए, कितने पैसे आपके पास कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए, -20 कम नहीं हुए, सिंपल बात है। ठीक है, 100 रुपये थे, फिर से समझो, 100 रुपये थे, 80 रुपये बचे, तो कितने पैसे कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए, -20 नहीं। ठीक है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये कैसी क्वांटिटी हुई, पॉजिटिव हुई। ठीक है, चेंज बोलता तो नेगेटिव भी हो सकती थी, लेकिन हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करी, चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन हमने फिर क्या लगा दिया था, मॉड लगा दिया था, और उसमें भी हमने क्या रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव लगा दिया था, तो वो पॉजिटिव ही आ रही थी। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो कैसी होगी ये, अगर चेंज होता तो कैसा हो जाता हमारा, अगर हमारी सपोज हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल रहे हैं, हम सपोज एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करा। लेकिन क्या माइनस साइन आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्यों, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ऐसे तो नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन उसने कह ही दिया डिसअपियर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तभी ये चीज़ पॉजिटिव बन पाएगी, ये तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, अब इसी को अगर आप उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी होगी तो आप क्या लिख लोगे, सिंपली डी ए अपॉन डी टी लिख दोगे, माइनस का साइन नो डाउट आएगा ही आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन घट रही होगी, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आपको रेट ऑफ निकालनी है किसके लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है बी के लिए, बी भी रिएक्टेंट है, तो हर रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइंड है फॉर एवरी रिएक्टेंट, तो कैसी हो जाएगी, कैसी तरीके से हो जाएगी, अगर एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगी,
माइनस होगा कि नहीं होगा? माइनस नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बी क्या है? प्रोडक्ट है, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। बताओ माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा माइनस। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया तो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी। और इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो डेल्टा बी डी बी अपॉन डी टी हो जाएगी, और माइनस आएगा तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपका रिएक्टेंट के लिए, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही है, और आपके फॉर्मूले में ही है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये कह रहा है डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो आपको क्या बताना है? वो एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई कि कितना डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव हो गई तो चेंज तो आपका नेगेटिव है अगर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, तो चेंज तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो माइनस साइन तो आपका आएगा ही आएगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए बस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, और एवरेज निकालोगे तो डेल्टा आ जाएगा, और इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, और फिर से हम अगर ये गैसियस रिएक्शन है जो कि ये है, तो आप इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो चीज़ आप कर सकते हो। बस इसकी जगह क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। जब ए का लोगे तो ए का, बी का लोगे तो बी का। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? बढ़ते हैं फिर आगे। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है, रेट डिफाइंड होती है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है, अपीयर कौन हो रहा है रिएक्शन में? प्रोडक्ट हो रहा है, तो किसके लिए डिफाइन होगी है? प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होगी। तो इट इज डिफाइंड ओनली, इसको कभी कभी रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर प्रोडक्ट्स एज फॉलोइंग। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे हम? अपन लोग शॉर्ट में आर ओ ए लिख देंगे। ठीक है, बहुत जगह यूज़ आना है चैप्टर में, तो हम इसको शॉर्ट में यूज़ करेंगे। बार बार आर रेट ऑफ अपीयरेंस पूरा पूरा बोलना और लिखने की जगह आर ओ ए लिखेंगे और आर ओ ही बोलेंगे। ठीक है, और कैसा होगा? जैसा पहले पढ़ा था वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस। पहले तो डिफाइंड किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है। प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है तो आप कैसे लिखोगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो वही बात बन जाएगी। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि हमारी चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, हमें सबको पॉजिटिव लेके चलना है। अगर डिसअपीयरेंस है वो भी पॉजिटिव रहेगी, तो आप इसलिए आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे, क्योंकि चेंज आपका यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो आप माइनस लगा के उसे पॉजिटिव बदल दोगे। आप इतना याद रखो, सभी टाइप की रेट आपकी, चाहे अपीयरेंस हो, डिसअपीयरेंस हो, चाहे रिएक्शन, क्यों आपको पॉजिटिव ही देनी है। अगर अगर रिएक्टेंट है तो आपको नेगेटिव साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट है तो नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ध्यान रख लो कि रेट सारी हमारी कैसी हैं? पॉजिटिव है, चाहे अपीयरेंस हो, चाहे डिसअपीयरेंस हो, चाहे रिएक्शन वाली हो। तो एग्जांपल ले लें, रिएक्टेंट्स से हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, सपोज एक्स सी गैस। ठीक है, प्लस वाई डी गैस। तो सी और डी क्या दोनों प्रोडक्ट हैं? दोनों प्रोडक्ट है, तो दोनों का रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों के लिए डिफाइंड है, तो दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं सी के लिए। अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और क्योंकि प्रोडक्ट है तो नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? हमेशा रेट ऑफ, चाहे रिएक्शन हो, चाहे डिसअपीयरेंस हो, चाहे अपीयरेंस हो, कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो जाएगा। अगर हम इसी को कैसे निकालेंगे? अगर हम इसी को इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हम इसी को निकालें किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम इसको निकालें डी के रिस्पेक्ट में निकालें, क्योंकि तो डी भी प्रोडक्ट है, तो डी के लिए भी हमारा क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है। तो डी के लिए भी अगर हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइंड है, तो सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइंड है, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए डिफाइंड होते हैं, प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड होता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हम डी के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा डी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, और एवरेज है तो डेल्टा डेल्टा लिख दोगे, तो प्रोडक्ट है तो नेगेटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो तो आप उसके लिए क्या कर दोगे, डी लिख दोगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम तो अब भी लिखोगे, बस इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो तो स्मॉल डी आ जाएगा डेल्टा की जगह, और प्रोडक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको माइनस साइन लगाने की, या आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑलरेडी ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तीनों ही क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर से गैसीय रिएक्शन है तो आप उसको लगा ही सकते हो किसके लिए, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब फिर से समराइज करते हैं, अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने 3 टाइप के रेट पढ़े, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा जो कि रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ा जो प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जो सभी के लिए डिफाइंड है। और हमने पढ़ा कि ये तीनों टाइप के रेट पॉजिटिव होते हैं, तो अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो आप वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, बाकी आप अपना नॉर्मल चेंज इन कंसेंट्रेशन जैसे या पार्शियल प्रेशर अगर गैसीय रिएक्शन के टर्म में है तो आप लिख सकते हो अपॉन आपका चेंज इन टाइम। और अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है तो क्योंकि सबके लिए वो सेम आना चाहिए तो आप उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। और इन तीनों टाइप के रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज निकालोगे तो चेंज की जगह आप डेल्टा लिखोगे, और अगर इंस्टेंटेनियस लगा निकालोगे तो आप चेंज की जगह स्मॉल डी लिखोगे। कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमें मोलैरिटी के टर्म्स में ही निकालना होता है, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और कंसंट्रेशन के टर्म में तो हम हर केस में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी, आई वांट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स दो फटाफट, ठीक, ठीक है। तो अब समझो, ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे। अब अपना ये सब तो हमारी नॉर्मल बातें थी जो सब जगह मिलती हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो चीज़ सब जगह नहीं मिलेंगी, इसके लिए तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतनी बात हमें अभी तक समझ आई, मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। क्या समझ आई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, वो बात तुम समझ ही गए, ठीक है, अपॉन टाइम, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अपॉन में टाइम और इनटू 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ, रीअरेंज करके तो लिखा है बस उसे, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन थी, वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस अलग तरीके से लिखा है, क्यों लिखा वो भी समझ में आ जाएगा। मेरे को बताओ क्या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अगर इसी को मैं खाली बात करूं रिएक्टेंट्स के लिए, तो क्या वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर रिएक्टेंट्स क्या है, डिसअपीयर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। उसका मॉड तो सब जगह आ ही रहा है, तो पॉजिटिव तो मतलब है ही उसका, ठीक है, वहाँ माइनस हम लगा लेते हैं, वो तो हमारी कन्वीनियंस के लिए कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर पाए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या था, चेंज की जगह क्या था, डिक्रीज था, तो भी पॉजिटिव ही था, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर रिएक्टेंट्स क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम
फॉर प्रोडक्ट्स क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है, वहां पे क्या है, चेंज की जगह इंक्रीज है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज हो रही है, तो चेंज निकालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर रिएक्टेंट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर प्रोडक्ट्स क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को क्या मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, रिएक्टेंट का, अपॉन में क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो वहीं का वहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, उसको मैं न्यू से ही डिनोट करूंगा पूरे चैप्टर में, ठीक है, इनटू, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख दूंगा, अपॉन में क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, बोलो, ये हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी क्या बन गई, प्रोफाइल बन गई। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमको आना चाहिए सभी टाइप की रेट में के रिलेशन है, ठीक है, सभी टाइप की रेट में इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें याद भी होना चाहिए और हमें इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये तो सिंपल है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, पहली बात तो इसका क्या किस तरीके से इसका यूज है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है हमारा, सपोज 2a है प्लस b है, इससे क्या बन रहा है, 3c प्लस 4d बन रहा है, सपोज 3c प्लस 4d। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम यही ऊपर वाला रिलेशन लगाएं तो हमारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, क्या हम कह सकते हैं, रेट ऑफ ए के टर्म्स में बोले तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए जो कि है 2, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हर रिएक्टेंट के लिए वैलिड है, तो हम ये वाला जो टर्म है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी हर रिएक्टेंट के लिए लगा सकते हैं, तो थोड़ी एक ही रिएक्टेंट के लिए लगा सकते हैं, ए के टर्म में भी बी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, कैसे हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, सिंपल, जो कि कितना है 1 है। ऐसी प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के टर्म में निकालो तो सी के लिए हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कितना है 3 है। ऐसी डी के टर्म में भी हो जाएगा, डी प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4 है, कोई दिक्कत, बताओ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे इसी प्रोफाइल पे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, लेकिन हमें 2-3 बात जानकारी होनी चाहिए जो कि आप बढ़िया से नोट करके लिख लो, ठीक है, बढ़िया से इसको नोट करके अच्छे से लिखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है और यहीं पे लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। पहली बात तो सिंपल सी, अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा बताओ, अब ये जो तीनों रेट हैं हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कि एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इतना तो बात समझ में आती है कि अगर मैं एवरेज रेट निकालूं और इंस्टेंटेनियस रेट निकालूं, भले ही रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो अलग अलग आएगी, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगी और कोई एवरेज रेट निकालोगे तो अलग आएगी। ऊपर हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करा था, उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट अलग अलग आ रही थी, बिल्कुल अलग अलग आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ही क्यों ना निकालो आप, अगर एवरेज निकालोगे और इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सी बात अगर हमें ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने लिया एवरेज, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी जो आपका निकल के आएगा वो एवरेज होगा, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी जो आप लोगे इक्वेशन इक्वेशन में वो एवरेज लोगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस भी जो लोगे वो एवरेज लोगे। कहने का मतलब है कि ये जो सारे रेट आप लोगे इस इक्वेशन में ये सेम टाइप के होंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज है तो तीनों एवरेज लोगे, या फिर तीनों ही आप कैसे लोगे, इंस्टेंटेनियस लोगे। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज ले लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इंस्टेंटेनियस ले लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस भी कुछ ले लिया इंस्टेंटेनियस या एवरेज, ऐसे मिक्स टाइप का नहीं करना है, या तो आप इंस्टेंटेनियस लो तीनों रेट या फिर एवरेज लो, क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कॉमन सेंस उतनी कॉमन भी नहीं है। अबव इक्वालिटीज में, इन अबव इक्वालिटीज all rates
must be of same type. All rates must be of same type. ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, ऑल एवरेज और ऑल इंस्टेंटेनियस। ठीक, ये बात समझ आ गई। ठीक है, ये तो आ गई। अभी एक और नोट डालो। ठीक है, अभी नोट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और नोट डालो, इसी के ऊपर है अभी। दो नोट का अगर आप ध्यान रखो, तो पहले मैं अब ये लिखवाता हूँ नोट, फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो अब जो हमारी ये इक्वालिटी है वो किसके लिए, वो एप्लीकेबल कब है, एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ rates are in terms of molarity ठीक है, पार्शियल प्रेशर और मोल्स ओनली। ठीक है, मतलब ये जो आपका रिलेशन है, ये आपका कब वैलिड है, जब आपके रेट किसके टर्म में हो। मैंने बताया था पहले, तो ये समझो कि हमने अब शुरू में ही समझ लिया था कि रेट तो हम किसी भी अमाउंट के टर्म में निकाल सकते हैं, मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में, मोलैरिटी के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, अलग अलग टर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो इक्वालिटी, अब रेट किसी भी टर्म में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड हमने मोलैरिटी को मान लिया, निकाल तो किसी भी टर्म में, लेकिन ये जो आपकी इक्वालिटी है ये आप सिर्फ तभी लगा सकते हो जब आपका रेट किस किस टर्म में हो, मोल्स में, मोलैरिटी में या पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि जो हमारा ये इक्वालिटी है, ये जो इक्वालिटी है ये हमारी डिराइव हुई है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से ये हमारी इक्वालिटी डिराइव हुई है। और इतना हमें बेसिक 11th की नॉलेज से, मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्रिक की नॉलेज से इतना आइडिया है कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें किसका रेशियो देता है, मोल्स का रेशियो देता है, मोलर रेशियो देता है। यानी कि आप बोलते हो कि अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना कंज्यूम होगा, बी का 1 मोल कंज्यूम होगा। ऐसा तो नहीं बोलते कि इसका 2 ग्राम कंज्यूम होगा तो बी का कितना कंज्यूम होगा, 1 ग्राम होगा, ऐसे तो नहीं बोलते। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्योंकि इक्वालिटी में हमारा आया है और उसके बेसिस पे ही हमने डिराइव करा है, तो और हमें पता है कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है मोलर रेशियो देता है, मोल्स का रेशियो देता है, तो इसलिए मोल्स के लिए एप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं मोलैरिटी के लिए कैसे एप्लीकेबल है। और ऐसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें किसका रेशियो, मोलैरिटी का भी रेशियो दे देता है, मोलैरिटी का भी देता है। आपने क्वेश्चन करे होंगे ऐसे कि इसका 2 मोलर कंज्यूम हुआ तो इसका कितना, 1 मोलर कंज्यूम होगा, इसका 2 मोलर, इसका 20 मोलर कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोलर बनेगा, इसका 30 मोलर बनेगा। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन तो कर रखे हैं ना। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो मोलैरिटी का भी रेशियो हो जाता है, तो इस वजह से हमारा मोलैरिटी के लिए भी डिफाइंड हो गई। और पार्शियल प्रेशर के लिए क्यों डिफाइंड है, पहली बात तो पार्शियल प्रेशर के लिए कब डिफाइंड होगी, ओनली फॉर गैस डिफाइंड होगी। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर अभी हमने ऊपर भी डिराइव करा कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल आई थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, और कंसंट्रेशन क्या थी, मोलैरिटी थी। तो मोलैरिटी के लिए डिफाइंड है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन होगी। ठीक है, बताओ, इतने में दिक्कत तो बताओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रिस्पॉन्स कर दो फटाफट, मेरे को लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी है तो बताओ। बताओ 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 फटाफट। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ट्राई दिस फटाफट।
जल्दी आंसर फटाफट आ जाना चाहिए गोली की स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या आंसर आया। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर अ रिएक्शन हाफ ए चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ के आर ओ डी मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय। ठीक है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन इसका कितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि इसका कितना है हाफ है। बोलो। और इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका बी प्रोडक्ट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। बोलो। 2 है। ठीक है, और आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस को क्या लिख सकते हो, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। और आपका सारे डी में है यानी कि इंस्टेंटेनियस आपको लिखना है तो डी ए बाई डी टी लिख दोगे, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस डी ए बाई डी टी आएगा। बोलो। तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको क्या लिख दोगे माइनस डी ए बाई डी टी, अपॉन में हाफ तो रह गई। वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को लिखा है इसके टर्म्स में, अपॉन में हाफ तो रह गई। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ही है सब जगह तो डी बी बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसकी तो चेंज इन कंसेंट्रेशन पॉजिटिव ही आएगी, तो आपको इसमें कोई प्लस साइन लगाने, प्लस या नेगेटिव साइन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड ही है। ठीक है, अपॉन में क्या 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा और फिर ये 2 ऊपर जाके आप सीधा क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा इधर। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा 1/4 डी बी बाई डी टी। कोई ऐसा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। बोलो। आया, बताओ, आया समझ में। क्वेश्चन आया हुआ है ए आई ट्रिपल ई 2008 का। ठीक है, आर ओ आर तो इसमें क्या कह रहे हो, आर ओ आर क्या कहाँ पूछा है, आर ओ डी और आर ओ ए में रिलेशन पूछा, और आर ओ डी और आर ओ ए में क्या रिलेशन था, आर ओ आर बराबर था आर ओ डी, आर ओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और ये बराबर था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने ये दोनों को इक्वेट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी गलत करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, ये करो ट्राई। पहले पार्ट का आंसर बताओ पहले। पहला पार्ट आ गया तो बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। I want answer of only first part as quick as possible and correct. Most important.
सही होना चाहिए, गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बोलो कितना आ रहा है? बोलो, इतना मुश्किल नहीं है। पहले पार्ट का आंसर क्या आया? कुछ आ भी रहा है। क्या कह रहा है? फॉर अ रिएक्शन 4NH3 गैस प्लस 6O2 गैस और 4NO बन रहा है, ठीक है, प्लस 6H2O बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन दिए इन एक्सपेरिमेंट, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीजेज बाय 1.08 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर इन 3 सेकेंड। हमसे पहले पार्ट में पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं बता सकते हम? रेट ऑफ रिएक्शन हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डेटा किसका दिया है? एनओ का दिया है। एनओ का दिया है तो एनओ के टर्म में पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी पहले तो ये लिख लेते हैं। तो क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब पहली बात तो हमें कितने में निकालनी है? 3 सेकंड, तो हमारा एवरेज ही होगी, तो डेल्टा एन हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ अपॉन टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है, इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनओ जो कि कितना है? 4 है, ठीक है, ये हो गया। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इतनी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। प्रोडक्ट है तो कोई माइनस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं। 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इतने मोलर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन दी है। अपॉन में क्या दिया है? अपॉन में टाइम दिया है, कितने टाइम में? 3 सेकंड में, ठीक है। 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड ले लिख लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 सेकंड, ठीक है। इतनी क्या थी कंसंट्रेशन? मोलर थी। और इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -4 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। बोलो। ठीक है, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पूछा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता लग गया तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के कैसे रिलेटेड है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया से। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपॉन में अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि कितना है इस रिएक्शन में? 4 है। रेट ऑफ सॉरी डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है। अमोनिया इज रिएक्टेंट तो अमोनिया का अपीयरेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये डिसअपीयरेंस होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा? वैसे ही होगा, बस आर की जगह क्या हो जाएगा? ROD हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपॉन अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अभी भी 4, तो यहाँ से आपका क्या निकाल लोगे? यहाँ से आपका आ जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया जो है वो कितना होगा? क्योंकि अमोनिया रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होगा, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 9 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 की पावर -4 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। स्टीम क्या है? यानी कि वाटर गैस, यानी कि गैसियस वाटर को क्या बोल रहा है? वो स्टीम कह रहा है, इतनी तो बात हम समझ सकते हैं। और रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस है। रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस मैंने एक ही बात बताई थी, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक ही बात है। फॉर्मेशन और अपीयरेंस लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्टीम पूछ रहा है, तो फिर से वही कर लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वो उसी को स्टीम कह रहा है क्योंकि गैसियस है। उसी को रेट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा है अपीयरेंस को। अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर, जो कि इस रिएक्शन में कितना है? 6 है, देख लो 6 है कि नहीं है? है 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर अपनी भाषा में, तो
कितना हो जाएगा 6 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, जो कितना हो जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। बोलो जल्दी रिस्पॉन्ड करो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट। ट्राई करो। जल्दी बताओ, आसान है, फटाफट। स्पीड बढ़ाओ अपनी, इतने धीरे धीरे करोगे तो नहीं होगा। स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस कम है तुम्हारी, प्रैक्टिस को इंक्रीज करो। क्या आया? अरे बताओ। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? जल्दी फटाफट, ये क्वेश्चन में 3 मिनट लग रहे हैं तो फिर घंटों घंटों पढ़ना शुरू कर दो। जल्दी फटाफट बताओ मेरे को आंसर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ आंसर, कुछ तो बताओ। क्या कह रहा है कि हमसे रिएक्शन दी है, ठीक है, हमसे कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ घट रहा है एट रेट ऑफ 180 टॉर पर मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ डिक्रीज कर रहा है इतने इस रेट से, मतलब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। एनओ रिएक्टेंट है और इसका पार्शियल प्रेशर घट रहा है, उसका रेट दिया 180 टॉर पर मिनट, यानी कि सिंपली हमें क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनओ दिया है, जो कि क्या है 180 टॉर पर मिनट। बोलो, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओसीएल पूछा है, तो क्या ये नहीं हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनओ अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, जो कि निकालना है किसका एनओसीएल का, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है 2।
ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NOCl कितना हो गया? क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO के बराबर ही हो गया है? क्या 180 हो गया? बताओ। 180 हो गया, 180। लेकिन ये कितना हुआ? टॉर पर मिनट। और पहला ऑप्शन हम लगा देंगे, यूनिट का तो ध्यान रखेंगे ही नहीं। हमसे आंसर पूछा है किसमें? टॉर पर सेकंड में। और क्वेश्चन में डेटा किसमें दिया है? टॉर पर मिनट में। यूनिट का ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। देखते ही ऐसे पहला ऑप्शन मतलब आया ना, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पहले। 180 नहीं होगा ये, आपको टॉर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करो। और कैसे करोगे? 180 है, 180 टॉर है, और 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 मिनट को सेकंड में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना। इतनी बात तो आई होप आती ही है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? टॉर अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेसिकली? 3 टॉर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 टॉर पर सेकंड हो जाएगा। तो 3 टॉर पर सेकंड हो जाएगा, तो NOCl का रेट भी कितना हो जाएगा? 3 टॉर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ जितना डिसअपीयरेंस ऑफ NO है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NOCl भी उतना ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। लेकिन 180 टॉर पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया टॉर पर सेकंड में, तो 3 टॉर पर सेकंड आ गया। 3 टॉर पर सेकंड आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और गलत हुआ तो फिर भाग जाना। तो ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो आपको सिंपली यूनिट का ध्यान रखना है और सिंपल फार्मूला लगाना है। गलत करने पे -4 नंबर तो सही करके जो मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे, और एक गलत जो लगा दोगे उसका एक माइनस भी हो जाएगा, तो -5 नंबर हो जाएंगे। और 5 नंबर जब जाएंगे तो 500 रैंक तक नीचे जा सकती है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको गलत ना करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, और ये सही होना चाहिए किसी भी कीमत पे। सब बातें तुम्हें पता है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, तो कैसे करा आपने? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपको दिया था, तो क्या करा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपने बहुत बढ़िया से लिख लिया कि हमारा है 5.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 था। और आपने फिर अपना बढ़िया से रेशियो लगा दिया। रेशियो कैसे लगा दिया? कि अपना वही अपनी इक्वालिटी लगा दी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमसे पूछी है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमारी क्या हो गई? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हो गई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कितना? 2।
इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये बराबर हो जाएगी किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि इस रिएक्शन में कितना है 1 है। तो यहाँ से आपने क्या करा कि रेट ऑफ जो आपकी ये हो गई, यहाँ से एक बात आ गई कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितनी आ गई, ठीक है, ये आ गई 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितनी थी 5.6 इंटू 10 की पावर -4, तो 5.6 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 11.2 हो गया, 11.2 इंटू 10 की पावर -4 आ गई, और उसको रीअरेंज करके हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही करा, ऐसे ही करा, और अपने 5 नंबर और गलत करवा लिए, ठीक है। और ये किस में है, ग्राम पर सेकंड में है ग्राम पर सेकंड में, ठीक है। और पूछा भी किस में है, ग्राम पर सेकंड में है। और ऊपर चलो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर चलो, 2 नोट लिखवाए थे कि मैंने बोला था इसी में क्वेश्चन गलत होते हैं। नीचे वाला नोट पढ़ो, एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ रेट्स आर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर और मोल्स लिखवाया था। और नीचे रेट आपको जो दिया है वो किस टर्म में दिया है, क्या मास पर सेकंड यानी कि मास के टर्म में दिया है। और लेकिन क्या मास के टर्म में आप ये इक्वालिटी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। किसके टर्म में लगा सकते हो, मोल्स के टर्म में लगा सकते हो। और इतने 12th में हो अगर, या 12th पास हो, तो आप मोल्स निकालना तो बता ही सकते हो। मोल्स क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 हम सीधा मास के टर्म में इक्वेट नहीं कर सकते, हमें पहले इसे मोल्स में बदलना होगा। या ये आपका किस में है, ग्राम पर सेकंड में है, तो इसे मोल पर सेकंड में बदलो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो अमोनिया का मोल पर सेकंड में, और फिर उसे ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करो। दिस इज द टेक्निक। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 5.6 था, इतने ग्राम पर सेकंड। ग्राम को अगर मोल में बदलना है तो N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल, तो इसे 28 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इस रिएक्शन में, और इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 जो कि है 0.2, सिंपली लिख दूं मैं 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू 10 की पावर -4, लेकिन किस में, मोल पर सेकंड में। हमसे पूछा किस में, ग्राम पर सेकंड में। तो मोल को अगर आपको किस में बदलना है, मास में बदलना है, तो मोल से कहीं भी जाना है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किससे करते हो, अगर इसमें ग्राम में मास में बदलना है तो मोलर मास से करोगे। और अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम पर मोल, तो 17 से जब 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6.8 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा, ग्राम पर सेकेंड। तो आंसर कितना है, 6.8 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम पर सेकेंड आपका आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है, बोलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने बेसिक काइनेटिक्स स्टार्ट करा। काइनेटिक्स अभी हम पहली उसी पे आए हैं, पहली प्रॉपर्टी हमने शुरू करी है, जो कि हमारी ये पहली प्रोफाइल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमने इन सबको डिफाइन करा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वो बात करिए। डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के डिफाइंड है, अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, और दोनों दो तरीके से निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दोनों के बारे में बात कर ली। और ये दो नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट हमने लिख लिया। और ये नीचे वाला नोट तो बिल्कुल ही स्टार एकदम मार्क कर लो इस पे, क्योंकि नीचे वाले नोट से गलती ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे अभी भी हुई कुछ की। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लटका लो खूब सारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।